आप सभी को नमस्कार। नेक्स्ट बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के आप लगातार कार्य कर रहे हैं और उसी दिशा में आज से हम आपके लिए एक संपूर्ण सीरीज का कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। संपूर्ण सीरीज के अंतर्गत दो तरह की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। एक देखने को मिलेगी टॉपिक वाइज, जिसमें कुछ टॉपिक होंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे, और एक सीरीज होगी क्वेश्चन आंसर की, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज जो हम फॉर्मेट शुरू कर रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट है। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम पूरे एक विषय को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए 20 प्रश्न हैं, 20 से 25 प्रश्न हैं, और इन 20 से 25 प्रश्नों के माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 64th बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो याद रखिएगा ये स्थान आपका आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इसका सही उत्तर है। आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में या एक कॉपी ले लीजिए, एक पेज ले लीजिए, उसमें कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं वो नोट डाउन करते रहें। ठीक है, जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं प्रश्न, प्रत्येक टॉपिक का मैं नाम बताता चलूँगा, तो वो टॉपिक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है। ये जो प्रश्न रखे गए हैं ये पाषाण युगीन संस्कृत या स्टोन एज कल्चर से रखे गए हैं। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। तो पहला विकल्प सही है। दूसरा, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बता दें यह है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब जैसे कुछ चीज़ें हमने देखा, जैसे पहला प्रश्न था साक्ष्य और स्थान से जुड़ा हुआ। ठीक है, साक्ष्य और स्थान से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न हमने देखा। तो आपको बता दें, जैसे हमने पहला देखा मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ वो हमने देख लिया। दूसरा स्थान आता है इनाम गांव। इनाम गांव, इनाम गांव से यदि हम बात करें तो यहाँ पे मातृ देवी की लघु मूर्ति, साढ़ की मृण मूर्तियाँ, साथ ही साथ हाथी दांत के मनके, याद रखिएगा हाथी दांत के मनके यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? इनाम गांव से। इसके बाद एक और स्थान आता है टेक्कल कोट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्कल कोट, टेक्कल कोट जो स्थान है यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? सोने की बाली। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगा किसी पुस्तक में, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि सामान्य पुस्तकों में ये देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि पूछ लिया जाए हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से क्या प्राप्त हुआ? तो हस्तिनापुर से जंगली गन्ना का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, और चावल के साथ साथ कांच की चूड़ियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद आता है कोलडिहवा। कोलडिहवा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? चावल का प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ वो कोलडिहवा से प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए नेवासा नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे सूती कपड़े का साक्ष्य। सूती कपड़े का साक्ष्य जो है वो नेवासा से प्राप्त हुआ। इसके बाद एक स्थान आता है अतरंजी खेड़ा, जहाँ पे कपड़े की छपाई के अवशेष प्राप्त हुए थे। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब कुछ प्रश्न और क्या बन सकते हैं यहाँ पे, उसको हम देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो विभिन्न संस्कृतियाँ हैं इनका जो विस्तार है और इनसे जुड़े हुए स्थल जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, जैसे पहला आता है अहाड़ संस्कृति। बहुत कम पुस्तकों में मिलता है, इसलिए कलेक्ट करके कहीं से मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अहाड़ संस्कृति, समय काल की बात करें तो 2100 से 1500 ईसा पूर्व इसका समय काल आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि दक्षिण पूर्व राजस्थान जो है, या राजस्थान का जो उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है, वहाँ से इसका आप कह सकते हैं साक्ष्य मिलता है, या इसका क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद मालवा संस्कृति पूछा जाता है। मालवा संस्कृति,
मालवा संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, मालवा संस्कृति 2200 से लेके 1300 ईस्वी पूर्व ये आपको देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश में मालवा का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे ये देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आती है जोरवे संस्कृति। ठीक है, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति की बात करें तो 1400 से लेके 700 ईसा पूर्व तक ये देखने को मिलती है और पश्चिमी महाराष्ट्र से संबंधित ये संस्कृति है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको प्राप्त हुई है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जैसे आप जानते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो विशेष रूप से विभिन्न संस्कृतियां हैं, विशेष रूप से पूरा पाषाण काल से संबंधित, जैसे निम्न पाषाण काल, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न पाषाण काल जो संस्कृत है इसके लक्षण क्या हैं, तो इसमें आता है सल्क, इसमें आता है गंडासा, इसमें आता है खंडक। ये उपकरण आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए मध्य पूरा पाषाण काल, तो इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे फलक, बेदनी, खुरचनी आदि देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ संस्कृतियाँ हैं जो आपको पता होना चाहिए। और जब हम नवपाषाण काल की बात करते हैं तो पालिशदार उपकरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इतनी जानकारी आपको यदि है तो निश्चित तौर से चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। जब भीमबेटका की हम बात करते हैं, भीमबेटका की बात करते हैं तो याद रखिएगा, भीमबेटका का जो संदर्भ है वो ये है गुफाओं के शैलचित्र। ये भी आपके यहाँ पूछा गया प्रश्न है, तो गुफाओं के शैलचित्र से संबंधित है। इसके साथ साथ आपको बता दें, ये गुफाएं जो हैं ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये आपको देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से ये संबंधित है। और आपको यहाँ पे यह भी बता दूं, एक बहुत प्रसिद्ध स्थान पूछा जाता है सगन कल्लू। सगन कल्लू कहाँ पे है। सगन कल्लू नामक स्थान जो है ये कर्नाटक में है और यहाँ से नवपाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो आप बताएंगे मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया। तांबा धातु का प्रयोग सबसे द्वारा किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम जो औजार था वो था कुल्हाड़ी। ठीक है, मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया धातुओं में और सबसे पहला औजार जो इन्होंने बनाया वो इन्होंने बनाया कुल्हाड़ी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं तो निश्चित तौर पे आपको समस्या नहीं होगी। अब ये जो प्रश्न है ये है सैंधो सभ्यता से। ठीक है, सैंधो सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो यदि यहाँ पे आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आपको सैंधो सभ्यता को खूब अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो पहला पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात से है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात से है। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट या राखीगढ़ी। आप जानते हैं लोथल एक बंदरगाह था, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो आप सब जानते हैं बहुत ही चर्चित प्रश्न है, इसका सही जवाब है कालीबंगा। इसका सही उत्तर क्या है, कालीबंगा। अब हम अगर सैंधो सभ्यता की बात कर रहे हैं या हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जैसे नदियों के बारे में पूछा जाता है, ये जो विभिन्न सभ्यताएं हैं ये किन नदियों के किनारे विकसित हुए हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हड़प्पा स्थल पूछा जाता है। ठीक है, हड़प्पा स्थल, तो हड़प्पा स्थल किस नदी से संबंधित है, रावी नदी से संबंधित है। यदि पूछ लिया जाए कि इसका उत्खनन किसने किया तो ये भी आपको याद रखना है, दयाराम साहनी। ठीक है, किसने उत्खनन किया इसका, दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया। वर्तमान में इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, तो मांटू, याद रखिएगा एक ज़िला है मांटगोमरी ज़िला है पाकिस्तान का, जहाँ पे वर्तमान समय में ये स्थल है। इसके बाद यदि पूछ लिया जाए मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो के बारे में आपको याद रखना है कि ये सिंधु नदी से संबंधित है। ठीक है, सिंधु नदी से संबंधित है और इसका उत्खनन किया राखाल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन किया। सिंधु प्रांत के एक जिला है लरकाना,
ठीक है, तो लरकाना ज़िला पाकिस्तान में ये देखने को मिलता है। देखो, क्योंकि टारगेट जो वीडियो प्रोग्राम था उसके माध्यम से आपने इन सभी टॉपिक को 3 बार समाप्त कर लिया है। ठीक है, यदि 3 बार आपने संबंधित टॉपिक को समाप्त किया है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अब जो आपका ये सीरीज चल रहा है, संपूर्ण सीरीज, इसको बहुत ही ध्यान से देखें और प्रश्नों का जवाब यहाँ पे आपको 100% आना चाहिए। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट भी आपके 100% तैयार होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि जो आपने पढ़ा है उसका आउटपुट बेहतर नहीं है। ठीक है, इसके बाद जैसे चाहूँ दड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया। कालीबंगा याद रखिएगा, कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है, घग्गर नदी के तट पर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है तो राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। ठीक है, कोटदेजी सिंध में आता है। रोपण यदि पूछ लिया जाए, रोपण सतलज नदी के किनारे है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब जब सैंधो सभ्यता की हम बात कर रहे हैं तो सैंधो निवासी जो थे वो वस्तुओं का आयात भी करते थे। ठीक है, और कुछ प्रमुख वस्तुएं थी, उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख क्षेत्र थे, जैसे सोना की यदि हम बात करें तो सोना विशेष रूप से जो अफ़गानिस्तान क्षेत्र है, सोना विशेष रूप से जो अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, ईरान का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से ये वस्तु जो है ये आयात की जाती थी। यदि हम टिन की बात करें कि टिन सैंधो सभ्यता के दौरान टिन का आयात कहाँ से होता था, तो टिन का आयात भी ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था। यदि हम पूछ ले चांदी का आयात कहाँ से होता था, तो चांदी का आयात भी उस समय ईरान और मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया और ईरान से चांदी का आयात होता था। एक था जिसको बोलते थे लार्जवर्द मणि की यदि हम बात करें तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से बदस्खा नामक एक जगह थी जहाँ से ये आयात किया जाता था। इसके बाद तांबा, क्योंकि तांबा पहली वस्तु थी जिसका हमने धातु थी जिसका हमने प्रयोग किया, तो तांबा कहाँ से आता था? तांबा आता था खेतड़ी राजस्थान से। ठीक है, और बलूचिस्तान से। कीमती पत्थर हुआ करते थे, इनका भी आयात होता था। ठीक है, कीमती पत्थर, तो कीमती पत्थर का जो आयात होता था ये भी बलूचिस्तान और राजस्थान से हुआ करता था। फिरोजा का आयात कहाँ से था? फिरोजा का आयात होता था ईरान से। और एक होता था सेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी का आयात कहाँ से होता था? तो सेल खड़ी का आयात भी ईरान से होता था। तो ये कुछ फैक्ट हैं कि वस्तुएं कहाँ से आयात होती थी। सैंधो सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सैंधो सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ है, तो यदि पूरब में आप बात करेंगे तो आप आएंगे आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, मेरठ में पड़ता है। ठीक, यदि आप बात करेंगे दक्षिण में तो आपको जाना पड़ेगा दैमाबाद कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा है। यदि आप पश्चिम में बात करते हैं तो पश्चिम में आता है सुतकोंगेडोर। ठीक है, सुतकोंगेनडोर यहाँ पे बात आती है। और ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। और यदि उत्तरी सीमा की बात करते हैं तो ये देखने को मिलता है मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो ये विस्तार आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार आपको देखने को मिलता था। विशेष रूप से सैंधो सभ्यता के स्थल और वो किस नदियों से संबंधित हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब सैंधो सभ्यता में एक प्रश्न और बनता है कि सैंधो सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? सैंधो सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? तो सैंधो सभ्यता के पतन के कारणों में कोई बाढ़ कहता है, और जो बाढ़ कहते हैं इनका नाम है मार्शल बताते हैं बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ। ठीक है, कुछ लोग बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ, जिनमें आता है नाम
प्रमुख रूप से गार्डन चाइल्ड। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन भी इसका एक कारण था, जलवायु परिवर्तन भी एक कारण था। और जलवायु परिवर्तन का कारण देने वाले में एक भारतीय भी हैं जिनका नाम है अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। कुछ लोग ये भी कहते थे कि नदी मार्ग में परिवर्तन हुआ, उसके कारण हुआ। कुछ लोग महामारी का भी जो है बात करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या बोला है, किसके अनुसार किस प्रकार से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ये भी आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि हड़प्पा निवासी जो थे वो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग करते थे। ठीक है, और राखी गढ़ी, हड़प्पा की बात हो और राखी गढ़ी की बात ना हो तो अधूरी रह जाएगी। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदाड़ो के बाद। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। और कपास के उत्पादन की जब बात करते हैं तो कपास का जो उत्पादन है वस्तु निर्माण हेतु सबसे पहले जो हुआ वो सिंधु क्षेत्र में हुआ। ठीक है, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन भी कहते थे। ठीक है, तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनका आप जवाब देंगे। जैसे सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, पूजा स्थल, प्रथम असली मेहराब, कला और वास्तुकला। तो आपको देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता की ये सभी विशेषताएं थी और इस आधार पर ई विकल्प इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल के टेराकोटा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हल के टेराकोटा की जब बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये स्थान पड़ता है बनावली। ठीक है, और बनावली जो स्थान है यहाँ से मिट्टी के खिलौने वाले हल, जौ और तांबे के जो बाणाग्र थे वो देखने को मिले थे। ठीक है, तांबे के बाणाग्र और ये सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिली थी। और यहाँ पे यदि हम बनावली की बात करें तो याद रखिएगा बनावली का जो संदर्भ है वो है प्राचीन सरस्वती नदी से इसका संदर्भ है। ठीक है, और बनावली में 1974 में यहाँ पे उत्खनन का जो कार्य था वो किया गया था। वर्ष 1974 में उत्खनन का जो कार्य था वो यहाँ पे किया गया था। और एक चीज़ यह भी जान रखना है यहाँ पे कि बनावली के जो उत्खनन करता थे उनका नाम था रविंद्रनाथ बिष्ट और ये हिसार जिला से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? हिसार जिला से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा आ गया है ये है वैदिक काल। ठीक है, कहाँ से आ गया? वैदिक काल। वैदिक काल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वैदिक एक एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैदिक काल की बात कर रहे हैं। वैदिक काल की जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहला आता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो याद रखिएगा इसमें सी विकल्प, 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 42वें बीपीएससी में पूछा गया था। तो आप जानते हैं ये जो युद्ध था ये परुष्णवी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ये याद रखना है। वैदिक काल आपकी परीक्षा में विशेष रूप से बीपीएससी के लिए एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आप कह लीजिए ना के बराबर पूछे जाते हैं। कभी 4, 6, 10 सालों में एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 42वीं बीपीएससी के बाद यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, इसलिए इस टॉपिक को हम अपने तीसरी प्राथमिकता में रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है, टॉपिक भी महत्वपूर्ण है और प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किसके द्वारा किया गया, ये आपसे बोला जा रहा है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन
कश्मीर में किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मौर्योत्तर काल, ठीक है, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से ये संबंधित है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसका नाम है कनिष्क। कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कश्मीर में किया गया था, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन की जब बात आती है तो बिम कैडफिसस का नाम आता है। बिम कैडफिसस ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था। तीसरा प्रश्न है कलिंग नरेश खारवेल का संदर्भ कहाँ से है। इसका जवाब आप सब दीजिए, 10 सेकेंड का समय आपके पास है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था आपको बताना है। देखो, कलिंग नरेश खारवेल की यदि हम बात करें तो इनका जो संबंध था वो यहाँ पे क्या क्या विकल्प है, महामेघवाहन वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, उठभोजक वंश, रठभोजक वंश। तो इनमें से किसी से भी नहीं था। इसका सही विकल्प है ई विकल्प। अभी हम डिटेल से चीज़ों को देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद इसी में प्रश्न है इसी चैप्टर से, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। सुंग वंश के बाद यदि हम बात करें तो भारत पर राज किया था कर्ण वंश ने। अगला है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। पार्थियन, हिंद एवं कुषाण गुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अधिक था। तो इसका सही विकल्प है हिंद एवं, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गांधार शैली कब फली फूली। तो याद रखिए है कुषाणों के समय में ये जो है फली फूली। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, आइए देख लेते हैं। जितना भी अभी हमने यहाँ पे देखा उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, जिनको हमें तैयार करना है। जैसे सबसे पहले जब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल की, मौर्योत्तर काल की जब हम बात करते हैं, मौर्योत्तर काल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के शासक देखने को मिलते हैं। पहले तो थे भारतीय शासक और दूसरे थे यहाँ पे विदेशी शासक। भारतीय शासकों में यदि हम बात करें तो यहाँ पे जैसे शुंग वंश आपका आता है। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आपका देखने को मिलता है। कर्ण वंश के साथ साथ सातवाहन वंश देखने को मिलता है। सातवाहन वंश देखने को मिलता है और सातवाहन वंश के बाद चेदी वंश आपको देखने को मिलता है। वहीं यदि हम विदेशी शासकों की बात करें तो इंडो ग्रीक बात आती है, बात शक शासकों की आती है, बात पार्थियन शासकों की आती है और बात कुषाण वंश की आती है। तो ये आपको याद रखना है, ये वंशावली आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक एक करके अन्य फैक्ट को देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से मौर्योत्तर काल से संबंधित हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि जैसे हमने कुषाण वंश के बिम कैडफिसस की अभी हमने बात किया, बिम एक प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ था, कैडफिसस। बिम कैडफिसस की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा भारत में कुषाण शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो बिम कैडफिसस को माना जाता है। और भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय जाता है वो बिम कैडफिसस को जाता है। बिम कैडफिसस ने ही आप कह सकते हैं कि ये शुरुआत की थी। यदि आपसे बोल दिया जाए कि ये किस वंश के शासक थे तो याद रखिएगा ये कुषाण वंश के शासक थे
और कुषाण वंश के शासक तो थे, इन्होंने पार्थियन शासक का अंतकर सत्ता संभाली थी। और इसकी जो स्थापना थी, कुषाण वंश की जो स्थापना थी वो किया था कुजुल कैडफिसस ने। कुजुल कैडफिसस ने जो है ये कुषाण वंश की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और आपको याद रखनी है, जैसे आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम मौर्योत्तर काल में देखें तो सोने का जो सिक्का होता था, सोने के सिक्के का नाम होता था निष्क। ठीक है, निष्क, स्वर्ण और पल, ये सोने के सिक्के होते थे। चांदी के जो सिक्के होते थे उनके नामों की यदि हम बात करें तो ये होता था शतमान। शतमान जो था ये चांदी का सिक्का होता था। और तांबे का जो सिक्का था, तांबे के सिक्कों को हम बोलते थे काकड़ी। काकड़ी क्या था ये तांबे का सिक्का था, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि यहाँ पे इन्हीं के समय में कारसाकर्ण, कारसाकर्ण नामक भी एक सिक्का, कारसापर्ण होता है, कारसापर्ण नामक भी एक सिक्का हुआ करता था जो कि 4 धातुओं से बनता था। कौन कौन सी धातुएं? सोने, चांदी, तांबा और शीशे से ये बनता था। और इसको क्या नाम दिया गया था? कारसापर्ण इसको नाम दिया गया था। ये 4 धातुओं से बनता था, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। और यह भी प्रमुख रूप से मौर्योत्तर काल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम सिक्कों की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए वो इन्होंने चलाए, और ये 124 ग्रेन के थे, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखना है, शायद आप ना पढ़े हों, यदि पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यदि पूछ लिया जाए कि एशिया का संरक्षक किसे कहा गया, एशिया का संरक्षक किसे कहा गया, तो याद रखिएगा मिनांडर। मिनांडर को एशिया का संरक्षक कहा गया। इसके साथ साथ कुछ रचनाएं हैं, जैसे महाविभाषा सूत्र। महाविभाषा सूत्र, महाविभाषा सूत्र की यदि हम बात करें तो इसके रचनाकार थे वसुमित्र। महाविभाषाकार सूत्र के रचनाकार कौन थे? वसुमित्र। और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कनिष्क के राज कब थे? अश्वघोष। और इन्होंने बौद्धों की जो रामायण थी जिसका नाम था बुद्धचरित, बुद्धचरित की रचना भी इन्होंने किया था। ठीक है, एक कवि थे, एक लेखक थे जिनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में आपको याद रखना है कि नागार्जुन जो थे, नागार्जुन को क्या कहा जाता था? नागार्जुन के संदर्भ में याद रखना है कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। क्या पुस्तक है इनकी? इनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था और इनकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र। ठीक है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, माध्यमिक सूत्र इनकी पुस्तक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फैक्ट देखते हैं। देखो, इतनी सारी चीज़ें हैं कि यदि आप अच्छे से तैयार करते हो ना तो बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग पुस्तकों का सार मैं आपको यहाँ पे इस सेशन के माध्यम से लेकर के आता हूँ। यदि उसको आप ध्यान देते हैं तो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं और बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया माध्यमिक सूत्र। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और फिर बात आती है रुद्र दामन के गिरनार अभिलेख की। रुद्र दामन का जो गिरनार अभिलेख है संस्कृत काव्य का एक अनूठा नमूना कहा जाता है। ठीक है, और जब हम संस्कृत की बात कर रहे हैं तो कुषाण साम्राज्य से जुड़ा हुआ एक है सुई विहार अभिलेख। सुई विहार अभिलेख, सुई विहार जो अभिलेख है यदि हम इसकी बात करें तो इसमें संस्कृत का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है, वो भी यहाँ पे देख लीजिए। 2 कलाएं हैं। जब हम मौर्योत्तर काल की कला और संस्कृति के बारे में पढ़े होंगे, कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़े होंगे,
तो दो कलाओं के बारे में हमने पढ़ा होगा। पहला पढ़ा होगा गांधार कला, गांधार कला, और दूसरा हमने पढ़ा होगा मथुरा कला। ठीक है, गांधार कला और मथुरा कला। गांधार कला की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है गहरे नीले काले पत्थर का प्रयोग हुआ है, गहरे नीले काले पत्थर का प्रयोग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और मथुरा कला में बात करें तो लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है। दूसरा, इसके संरक्षक, गांधार कला के संरक्षक थे शक एवं कुषाण। शक एवं कुषाण शासक जो थे वो गांधार कला के संरक्षक थे। और कुषाण शासकों की बात करें तो कुषाण शासक मथुरा कला के संरक्षक थे। गांधार कला की बात करें ये यथार्थवादी है। ठीक है, और यदि वहीं हम मथुरा कला की बात करें तो ये आदर्शवादी है। इसके साथ साथ गांधार कला में प्रमुखता बौद्धों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, वहीं मथुरा कला में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां आपको देखने को मिलती हैं। तो ये यदि आप तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पे चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। अगला चैप्टर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बात हो रही है कीर्तार्जुनीय पुस्तक किसकी है। यहाँ पे इसके बाद आप देखिएगा कि संगम काल आता है। संगम काल आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तृतीय प्राथमिकता में हम इसको रखते हैं, इसलिए हमने इसका कोई प्रश्न नहीं रखा है यहाँ पे, क्योंकि 41वीं बीपीएससी के बाद से संगम काल से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसलिए हम इसको तृतीय प्राथमिकता में रखते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं कीर्तार्जुनीय की, और ये यहाँ पे जो चर्चा है ये प्रारंभ हो जाती है गुप्त काल की। किसकी चर्चा प्राप्त हो जाती है? गुप्त काल एवं वाकाटक वंश की। गुप्त काल एवं वाकाटक वंश की चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। अब आइए एक एक करके यहाँ से चीज़ों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कीर्तार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, किसने ये पुस्तक लिखी है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान देंगे तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो पुस्तक है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बारे में लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें 4 नाम आपको देखने को मिलते हैं, भट्टा, शूद्रक, कालिदास, भारव। इनमें से किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये जो रचना है ये महाकवि भारव की रचना है। दूसरा है 67वें में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन ने किया है, ये आपको याद रखना है। विशेष रूप से जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होंगे वो बेहतर तरीके से इसको जानते होंगे। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? सुश्रुत, सौबिल, शूद्रक, शौनक कौन हैं जो औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो याद रखिएगा इनमें से है ए विकल्प। सुश्रुत जो हैं ये औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। अगला है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग होता था? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह उपयोग होता था, बात इसकी हो रही है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ताम्रलिप्त जो पोर्ट है इसी का प्रयोग यहाँ पे होता था। तो ताम्रलिप्त ये सही उत्तर है। ठीक है, बी विकल्प ताम्रलिप्त सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है हर्षवर्धन की। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो चीज़ें हमने देखी हैं पहले उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में जो चीज़ें हमने देखी प्रमुख रूप से, यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले हम कुमारगुप्त के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। आप जानते हैं कुमारगुप्त ने जो मुद्राएं चल रही थी इस समय, उन मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पे, याद रखिएगा गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति, गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई थी। और
कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना कराई थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना इन्होंने कराई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से किसको जाना जाता था? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे कुछ चीज़ें और हैं जो आपको याद रखना है, जैसे गुप्तकालीन जो अधिकारी थे और इनके विभाग, अधिकारी और विभाग, ये आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे थे महासेनापति, महासेनापति, और महासेनापति को महाबलाधिकृत भी कहा जाता था। और ये होते क्या थे? ये सेना के प्रमुख होते थे, इनको सेनापति कहा जाता था। दूसरा था महादंड नायक। महादंड नायक, महादंड नायक की बात करें तो इसको बोलते थे न्यायाधीश। ठीक है, इसके बाद अगले थे संधि विग्रहिक, जिसको युद्ध और शांति का मंत्री कहा जाता था। फिर इसके बाद आता था दंडपाशिक। दंडपाशिक, दंडपाशिक क्या होते थे? पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको बोलते थे दंडपाशिक। ठीक, इसके साथ साथ विनय स्थिति, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक की जब बात करते हैं तो शिक्षा एवं धर्म संबंधी जो अधिकारी थे वो थे विनय स्थिति स्थापक। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें महाप्रतिहार, राज प्रसाद से संबंधित विषयों की जो देख रेख करने वाला अधिकारी था उसको बोलते थे महाप्रतिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है तो मेरा यहाँ पे फोकस है कि ऐसे टॉपिक जिनको बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है उनमें कुछ ऐसे फैक्ट जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उन पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना। अब अर्थव्यवस्था में हम जब बात करते हैं तो जैसे क्षेत्र, एक शब्द प्रयोग होता था क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता था कृषि करने योग्य भूमि। क्या होता था? कृषि करने योग्य भूमि, उसको क्या बोलते थे? क्षेत्र। दूसरा होता था वास्तु। वास्तु क्या होता था? वास्तु की बात करें तो वास करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि जिसको बोलते थे वास्तु। अगला होता था चरागाह। चरागाह, चरागाह की जब बात करें मतलब पशुओं के चारा योग्य भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। अगला है खिल। खिल की जब बात करते हैं तो जो जोतने योग्य भूमि नहीं होती थी, जिस पर खेती नहीं की जाती थी, उसको बोलते थे खिल। और एक शब्द होता था अप्रहत। अप्रहत की जब बात करें तो बिना जोती गई जो जंगली भूमि थी उसको बोलते थे अप्रहत। ठीक है, फिर बहुत सारे कर हुआ करते थे, बहुत सारे कर हुआ करते थे। जैसे भाग, एक कर था भाग। भाग का मतलब होता था भूमि उपज का लगभग 1/6। ठीक है, दूसरा कर होता था भोग। भोग कर की बात करें तो राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं, फल फूल सब्जी आदि के रूप में जो कर दिया जाता था उसको बोला जाता था भोग। इसके बाद होता था उदंग। उदंग कर जो होता था ये था अस्थाई कृषकों पर लगने वाला जो भूमि कर था, कृषकों पर लगने वाला जो भूमि कर था उसको बोलते थे उदंग। फिर इसके बाद था ऊपरी कर। ऊपरी कर, ऊपरी कर की जब बात करें तो अस्थाई जो कृषक थे, अस्थाई कृषकों पर लगने वाला जो भूमि कर था उसको बोलते थे ऊपरी कर। इसके बाद अगला था भूतावात प्रत्यय। क्या था? भूतावात प्रत्यय। भूतावात प्रत्यय की बात करें तो विदेशी वस्तुओं के आयात पर जो कर लगता था उसको बोलते थे भूतावात प्रत्यय। और एक कर होता था शुल्क। शुल्क मतलब सीमा शुल्क, बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर जो था उसको ये बोलते थे। ठीक है, अब इन करों से जुड़े हुए कई सारे अधिकारी थे, जैसे ध्रुवारीकरण, भूमि कर संग्रह अधिकारी, सौलिक
सीमा शुल्क या भूकर अधिकारी, तो ये भी आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, और यदि देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे। बात आती है हर्षवर्धन के समयकाल की, मतलब गुप्तोत्तर काल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात हो रही है गुप्तोत्तर काल की, तो बोला जा रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के समय काल में की थी, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। देखिए, जब बात करते हैं आप हर्षवर्धन की, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले प्रश्न का जवाब ले लेते हैं। हर्षवर्धन के समय काल में कौन आया, तो हर्षवर्धन के समय काल में हुएन त्सांग आया था। दूसरा, निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे 4 पुस्तकें हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, हर्षचरित। तो हर्षचरित जो पुस्तक है ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है। नालंदा कहाँ पे स्थित है, तो आप जानते हैं नालंदा बिहार से संबंधित है, बिहार में स्थित है। तो ये प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पीपीएससी में पूछे गए हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब हम हर्ष की बात कर रहे हैं, तो हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया था, ठीक है। कन्नौज पर अधिकार किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बताएं तो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख जो है ये विशेष रूप से हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी, उसका विवरण आपको ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ यह भी याद रखना है कि हर्ष ने ही कश्मीर पर आक्रमण किया था और वहाँ से भगवान बुद्ध का जो दांत था, भगवान बुद्ध का जो दांत, उसको कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया था। कहाँ पे? संघाराम में लाकर स्थापित किया था, ठीक है। और हर्ष के शासनकाल तथा समाज की जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित, याद रखिएगा, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, हर्षचरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है, और चीनी यात्री हुएन त्सांग के संस्मरण में देखने को मिलती है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप जानते हैं अभी कुंभ मेला प्रारंभ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का भी श्रेय जो है वो हर्षवर्धन को दिया जाता है, हर्षवर्धन को जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार की प्रमुख विद्वान एवं उनकी रचनाओं की बात करें तो बाणभट्ट थे जो हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किया था, और मयूर जिन्होंने सूर्य शतक की रचना किया था। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटकों, विशेष रूप से प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना की थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो हर्षवर्धन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, लेकिन इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, एक टॉपिक यहाँ से बनता है प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रमुख तथ्य। जैसे तक्षशिला के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे नालंदा के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे वल्लभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे विक्रमशिला के बारे में आपको पता होना चाहिए, विक्रमशिला के साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारे जो संवत हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे विक्रम संवत, इसके बारे में पता होना चाहिए, शक संवत, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कलचुरी चेदी संवत के बारे में पता होना चाहिए, गुप्त संवत के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे तक्षशिला की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी ज़िले में स्थित है, और यहाँ जो है चाणक्य जो है, इस केंद्र में चाणक्य जो है वो प्रमुख आचार्य थे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नालंदा की बात करें तो नालंदा आज बिहार में स्थित है, गुप्त शासक कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है, और वर्तमान में राजगीर में ये अवस्थित है। वल्लभी की बात करें तो वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, ठीक। और यदि हम विक्रमशिला की बात करें तो इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने कराई थी, और यह विशेष रूप से
बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट किया गया था, इसलिए यह भी चर्चा में है। तो इन केंद्रों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चीनी लेख जो थे, जो हर्षवर्धन के समय काल में आए, उन्होंने भारत का उल्लेख जो है इन यू नाम से किया है, ठीक है। और ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है, चीनी ग्रंथ जिसको बोलते हैं CU की, इससे प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कौशे शब्द का प्रयोग जो है देखने को मिलता है रेशम के लिए। तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित तौर पे इस चैप्टर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आता है पूर्व मध्यकालीन भारत, और पूर्व मध्यकालीन भारत से प्रश्न रेगुलर बन रहे हैं, इसलिए इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे पहला जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है विशेष रूप से जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वहाँ से रेगुलर प्रश्न बन रहे हैं। और जैसे पहला प्रश्न है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी को बोलते हैं अकबरनामा, ये भी याद रखिएगा। अकबरनामा या आईने अकबरी बात एक ही है, और यह मुगल साम्राज्य की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसकी रचना अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने इसकी रचना किया था। यह 3 भागों में विभाजित है। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। रचना किसने किया? अबुल फजल ने किया। अगला है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण कहाँ प्राप्त हुआ? बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त हुआ? तो बख्तियार खिलजी की जब बात कर रहे हैं कि इसके हमले का प्रथम विवरण कहाँ प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा ये प्राप्त होता है तबकात-ए-नासरी से। कहाँ से प्राप्त होता है? तबकात-ई-नासरी से। और जब तबकात-ई-नासरी की बात करते हैं तो इसके बारे में याद रखिएगा कि मिन्हास-उल-सिराज मिन्हास-उस-सिराज के द्वारा जो है इसकी रचना की गई। फारसी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है, और उनकी यह पुस्तक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। सुल्तान बलबन ने उसे अपना काजी नियुक्त किया था। अगला है, तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक-ए-बाबरी मतलब बाबरनामा। बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी एक ही है। और आपको बता दें, बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की जो है क्या है? आत्मकथा है। मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है, जिसे स्वयं बाबर ने चगताई तुर्की भाषा में लिखा है। किस में लिखा गया? ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला है, दास्तान-ए-अमीर हमजा। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसका जो चित्रांकन है, यदि हम इस प्रश्न विशेष की बात करें तो अब्दुल समद द्वारा किया गया है। अगला है, तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन है? अभी हमने आपको बताया मिन्हास-उल-सिराज। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा, आप जानते हैं इस ग्रंथ की रचना बाबर की पुत्री एवं हुमायूं की बहन, जिसका नाम था गुलबदन बेगम ने किया था। और इस ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के अनुरोध पर की गई थी। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला है, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं रेहला। कई जगह पे ऐसे लिखा होता है रेहला। और इस पुस्तक की रचना जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, उसके द्वारा की गई थी। किस भाषा में की गई थी? तो याद रखिएगा, अरबी भाषा में की गई थी। यह एक यात्रा वृत्तांत है। और इब्न बतूता की बात करें तो यह मोहम्मद तुगलक के काल में 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आया था। अगला है, 12 मासा की रचना किसने की? तो 12 मासा जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सी विकल्प आपका सही, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देख लिया, पिछले प्रश्न में एक ने आपने देखा था, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। दास्तान-ए-अमीर हमजा, या इसी को बोलते हैं हमजा नामा। क्या बोलते हैं? हमजा नामा।
और इसके चित्रांकन का जो श्रेय है वो ख्वाजा अब्दुल समद को जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें थी इसमें। इसमें बहुत सारी पुस्तकें और भी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, क्योंकि यहाँ से रेगुलर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा शाहनामा, तीसरा तारीख ए फिरोजा शाही, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। इसके बाद तारीख ए मुबारक शाही, तुजुक ए जहांगीरी, तारीख ए बदायूनी, तबकात ए अकबरी। कई सारी रचनाएं हैं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती हैं, उनके बारे में प्रश्न रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। 64वीं बीपीएससी से रेगुलर बेसिस पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये द्वितीय प्राथमिकता का टॉपिक है, तो इसको ज़रूर एक बार खूब अच्छे से देख लीजिए। अब हम एक जो हमारा टॉपिक अभी छूटा हुआ है उसको हम कवर करने के लिए चल रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये छूट गया था, इससे जुड़े हुए प्रश्न मैं कवर नहीं कर पाया था, तो यहाँ से हम कवर करने का प्रयास करते हैं। पहला है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए प्रश्न हम देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं प्राचीन भारत में। तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। अशोक के धम्म की बात करें यदि, तो याद रखिएगा अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था, पहला क्या है, राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, शांति व अहिंसा, धार्मिक सभी था, मतलब ई विकल्प सही उत्तर है। अगला है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेखित है। कहाँ पे, जो 7 वर्गों में मौर्य साम्राज्य बांटा हुआ है, विभाजन था, इसका कहाँ पे है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, जहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। आगे है अगला प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे। अशोक के जो भी शिलालेख हैं, अशोक उसमें चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति में यदि हम बात करें तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अगला है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं की तरफ यदि हम बात करें तो खरोष्टी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये आपको याद रखना है। मेगास्थनीज किसका दूत था यदि हम बात करें तो याद रखिएगा मेगास्थनीज सेलुकस का दूत था, ये विकल्प सही उत्तर है। अगला, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है इसमें आर्थिक संबंध भी हैं, ठीक है, शासन कला के सिद्धांत भी हैं, विदेश नीति भी है, धन संचय भी है, तो ई विकल्प आपको देखने को मिलता है, ई विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे इसमें कुछ प्रश्न और हैं, जैसे अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था प्रिंसेप ने। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था। मौर्य काल में शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र की बात करें तो तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य के वर्णन की यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्णन है वो विशाख दत्त की पुस्तक में हुआ है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त के इन राजाओं में यदि हम बात करें कि किसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त ने जो है वो दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है। अशोक के शिलालेखों में यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो भाषा है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक का जो साम्राज्य था आप जानते हैं चारों दिशाओं में फैला था, इसमें श्रीलंका शामिल नहीं था, क्योंकि आपने देखा होगा कि श्रीलंका में इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूत भेजे थे। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किसका बना था। ये महल मुख्यतः लकड़ी का बना था, ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करना है, जिनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मौर्य काल में यदि हम बात करें कारसापण, पर्ण,
या धारण। तो मौर्य काल में कारसा पर्ण और धारण जो था ये चांदी का बना सिक्का था। ठीक है। यदि हम बात करें निष्क या सुवर्ण, निष्क या सुवर्ण, तो निष्क और सुवर्ण की बात करें तो ये सोने का बना सिक्का हुआ करता था। और यदि हम मासक की बात करें, मासक और काकड़ी, इसकी बात करें तो ये तांबे का सिक्का हुआ करता था। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कर से संबंधित प्रमुख जो शब्दावलियां हैं और उनसे संबंधित विषय हैं वो पता होना चाहिए। जैसे सीता, मौर्य काल में सीता का मतलब था राजकीय भूमि से होने वाली आय। किस भूमि से? आय, राजकीय भूमि से होने वाली आय। दूसरा था भाग, भाग क्या हुआ करता था? भाग मतलब उपज का हिस्सा, उपज का हिस्सा जो था उसको बोलते थे भाग। अगला था प्रवेश, प्रवेश, प्रवेश क्या था? आयात कर हुआ करता था। ठीक है, आयात कर। निष्काम्य, निष्काम्य, निष्काम्य की बात करें तो ये निर्यात कर हुआ करता था। और यदि हम बात करें परिणय, परिणय जो है आपातकालीन कर हुआ करता था, आपातकालीन कर। और यदि हम बलि की बात करें, बलि क्या था? तो बलि एक प्रकार का राजस्व कर हुआ करता था। हिरण्य क्या है? हिरण्य क्या था? अनाज के रूप में ये कर नहीं लिया जाता था, बल्कि नगद यदि लिया जाता था तो इसको बोलते थे हिरण। अगला था सेतुबंध। सेतुबंध की बात करें तो सिंचाई का जो प्रबंध करने वाला, जो करने के लिए जो कर लिया जाता था उसको बोलते थे। इसके बाद एक कर होता था वृष्टि। वृष्टि जो कर था निःशुल्क श्रम एवं बेगार कर था, ये भी आप याद रखना है। ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे संगठन उस समय थे, जैसे श्रेणी। श्रेणी का मतलब था शिल्पियों का संगठन। ठीक है, शिल्पियों का संगठन। दूसरा था निगम। ठीक है, निगम मतलब व्यापारियों का संगठन। अगला था संघ। संघ मतलब देनदारों महाजनों का संगठन। और अगला था सार्थवाह। सार्थवाह था कारवा व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी या अनाज से संबंधित था। ठीक है। मौर्य काल से संबंधित बहुत सारे अधिकारी भी थे, जैसे नागरक। नागरक मतलब नगर का प्रमुख अधिकारी। दूसरा था व्यवहारिक। व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब दीवानी न्यायालय का प्रमुख। अगला था एस्ट्रोनोमोई। एस्ट्रोनोमोई का मतलब नगर का प्रमुख अधिकारी। अगला था सौवर्णिक। सौवर्णिक मतलब टकसाल का प्रमुख अधिकारी। अगला था प्रतिवेदक। प्रतिवेदक मतलब जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी। अगला था ब्रजभूमिक। ब्रजभूमिक पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी। और धर्म महामात्र मतलब विभिन्न संप्रदायों के बीच जो सामंजस्य करने वाला अधिकारी था उसको बोलते थे धर्म महामात्र। और एक था अंतः महामात्र। अंतः महामात्र का मतलब था सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म का प्रचार करने वाला अधिकारी। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मंत्री परिषद थी, मौर्यकालीन जो मंत्री परिषद थी, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे मंत्रीन कौन होता था? मंत्री या पुरोहित। दूसरा था सेनापति। तीसरा था युवराज। अगला था दैवारिक। अगला था अंतःवर्षिक। अंतःवर्षिक। और अगला आपका था समाहर्ता। ठीक है। फिर आता था सन्निधाता। तो इस प्रकार के जो मंत्रिपरिषद थे सभी किताबों में दिया है, आप कर लीजिएगा। फिर विभिन्न विभागों के जो अध्यक्ष थे उनके बारे में पढ़ लीजिएगा यदि नहीं पढ़ा हो। जैसे पर्णयाध्यक्ष, जैसे
पौतवाध्यक्ष, जैसे शूनाध्यक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विभिन्न अध्यक्ष थे उसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक, इसके साथ साथ क्या और पढ़ना है, मौर्य प्रशासन में यदि हम बात करें, यदि किताबों में ये नहीं दिया होगा तो इसको देख लीजिए कहीं से। तो सबसे पहले आप देखते थे केंद्रीय प्रशासन होता था। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में पहला होता था प्रांत। प्रांत की बात करें तो यहाँ पे इसका जो प्रमुख होता था वो था राज्यपाल। ठीक है, प्रांत के बाद अगला था मंडल। मंडल, मंडल में यदि हम बात करें तो इनका प्रमुख अधिकारी जो था ये था प्रदेष्टा। ठीक, या प्रादेशिक। अगला जो था वो था विषय आहार जिला। विषय आहार जिला, और इसको बोलते थे विषयपति। फिर इसके नीचे होता था स्थानिक। स्थानिक मतलब 800 गांवों का समूह। इसके नीचे था द्रोणमुख। द्रोणमुख, द्रोणमुख का मतलब 400 गांवों का समूह। द्रोणमुख के नीचे था संग्रहण। संग्रहण मतलब 10 गांवों का समूह, और फिर था ग्राम। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मौर्यकालीन बहुत महत्वपूर्ण है, इनका समाज, इनकी अर्थव्यवस्था, और यहाँ से विशेष रूप से इनका जो प्रशासन है, यहाँ से प्रश्न रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इनके स्तंभ लेख जो हैं, स्तंभ लेख इनके जो हैं, ठीक है, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, तो ये सभी आपको देख लेने हैं स्तंभ लेख। ठीक है, अशोककालीन जो प्रांत थे उनकी राजधानियाँ क्या थी ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और विशेष रूप से शिलालेख, अशोककालीन जो शिलालेख है वो आपको पता होना चाहिए, मतलब पहले से लेकर 14वें शिलालेख तक आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। यदि इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास से अधिकतम 2 से 3 प्रश्न ही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये 2 से 3 प्रश्न ज़्यादातर जो टॉपिक हैं, जो मेजर टॉपिक हैं, यदि अभी तक बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा, देखा होगा, प्रश्नों को देखा होगा, तो आपको पता होगा इसमें मेजर टॉपिक यदि हम बात करें तो जैसे मौर्यकाल है, मेजर टॉपिक है, सैंधो सभ्यता है, मेजर टॉपिक है, मौर्यकाल हो गया, सैंधो सभ्यता हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है गुप्त साम्राज्य, मेजर टॉपिक है। चौथा आपको देखने को मिलता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये कुछ मेजर टॉपिक हैं जिनको बार बार आपको रिवाइज करना है। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है, और यदि बार बार करते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके बेहतर होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो मध्यकालीन भारत से होगी, मध्यकालीन भारत, और रेगुलर बेसिस पे अब आपको मिलने वाली है। अगली सीरीज मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़ी हुई क्वेश्चन आंसर की सीरीज होगी, और प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ी हुई जो टॉपिक वार सीरीज है वो भी आपको नियमित बेसिस पे मिलती रहेगी। तो कहीं भी कोई समस्या हो तो बताइएगा। सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।